इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवंबर में जो सोशल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें जो एक चैप्टर आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो चैप्टर आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी अच्छे खासे जो है इन डेप्थ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपको जो है पढ़ेंगे जब तब उससे भी मालूम हो सकता है, या तो फिर आप एक कंप्लीट अगर आप उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, एक दो बार पढ़ेंगे तो कई चीज़ आपको जाके मिलेगी। आप पहली बार ही रीड करके चले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपसे छूट जाएंगे। तो सारे एमसीक्यू को हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। हम जो है इसके अलावा और भी कई सारी वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें हम जो है सारी की सारी एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है शुरू से मैं 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के करवाऊंगा, और इसके बाद भी कई वीडियो आएगी जो सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाएगी एमसीक्यू से। इस एमसीक्यू को देख लीजिए, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं या फिर आने वाली जितनी भी सीरीज़ है, तो उस एमसीक्यू को कंप्लीट करने के बाद जो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आ सकता है, ये मैं आपको ठीक है ना वादा कर सकता हूँ। तो देखिए, चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कलर ऑफ जर्मन फ्लैग, ठीक है ना। तो हम इस एमसीक्यू के साथ थोड़ा सा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि आपको पता चल पाए कि आखिरकार कहाँ से ये क्वेश्चन जो है उठ कर आया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ जर्मन फ्लैग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा जब आप फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट के बारे में, जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, तो जो आपका फ्रेडरिक सोरियो का 4 प्रिंट थे उसमें से दिया गया था कि कहाँ पे जो है कौन सी कंट्री जो है अपना अपना सारा कंट्री जो है फ्लैग लेके चल रही थी, और उसी में कलर था, उसी से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 1 का वो होगा रेड, गोल्ड और ब्लैक। ब्लैक, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, रेड, गोल्ड और ब्लैक। ये पूरे जो फर्स्ट पेज है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारी कंट्री के बारे में भी है, पर एक मेनली जो है ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट व्हेन वाज सिविल कोड ऑफ 1804 पास्ड। आखिरकार सिविल कोड जो था, ठीक है ना, वो कब पास, जो 1804 में पास हुआ था, व्हेन वाज सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, यहाँ पे तो मैंने आंसर ही लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया, व्हेन वाज सिविल कोड ऑफ 1804 पास्ड। तो यहीं पे तो आंसर है, सिविल कोड 1804 में ही पास हुआ था, तो मैंने उसके साथ आंसर भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सिविल कोड जो है इसको नेपोलियनिक कोड की तरह भी जाना जाता है। यही सेम है जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है और सिविल कोड भी बोला जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिसने नेपोलियन ने लाए थे, ठीक है ना, फ्रांस में, जिसकी वजह से फ्रांस की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसमें एक दो जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, पहला जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी पहला आपका, ठीक है ना, दिया गया था। फिर उसके बाद आपका दूसरा भी अगर देखेंगे तो जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे आपके, ठीक है ना, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है ना, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो थे उसको अबॉलिश कर दिया गया था। इसके अलावा भी दो चार और थे, ठीक है ना, जैसे सर्वडम है, ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम है, ये सब चीज़ों को भी ख़त्म किया गया था इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से नेपोलियन जो है वो एक अच्छा रूलर की तरह लोगों के माइंड में इवॉल्व किया था। बट आगे जाके इसकी कंडीशन हॉस्टाइल हो जाती है, उसको अगर होगा तो मैं अगले सीरीज़ में उसका भी क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लापत्री एंड ली सिटियोन। देखिए, एक वर्ड है ये, 1789 के रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, उसके टाइम ये वर्ड को यूज़ किया गया था ताकि लोगों के बीच में यूनिटी जो है वो जगाई जा सके। तो ये तो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो लापत्री है, ठीक है ना, ये जो लापत्री है, ठीक है ना, ये जो लापत्री है, इसका मतलब जो ला का मतलब जो है वो द होता है, ठीक है ना, ला का मतलब द होता है, और ये जो पत्री है इसका मतलब होता है फादरलैंड, ठीक है, फादरलैंड, ठीक है ना, इसका मतलब होता है फादरलैंड, ला का मतलब द होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ली सिटियोन जो है, यहाँ पे एक और वर्ड किया गया था, लापत्री और ली सिटियोन, ठीक है ना। तो लापत्री का मैंने तो बता दिया कि द फादरलैंड की मतलब, कहने का मतलब ये था कि फ्रांस जो है वो आपके जो है फादर की लैंड है, मीन्स आपकी ये अगर हिंदी में बोला जाएगा तो एक बाप की तुम्हारी मीरास है, ठीक है, तुम्हारी एक पीढ़ी बाई पीढ़ी ये ज़मीन चली आ रही है। तो इसके लिए, ताकि लोगों के बीच में जो है इंथुजियाज्म हो सके, मोटिवेशन हो सके, ताकि उसके लिए फ्रांस के लिए लोग लड़े, उसे जो है इंडिपेंडेंट कर सके, इसके लिए लापत्री का वर्ड लोगों के बीच में यूज़ किया गया था, ठीक है ना। वैसे ही जैसे भारत माता है ना,
भारत माता लोग से डोनेट किया गया, लोगों को जो है कनेक्ट किया गया भारत माता से कि ये आपकी जो है ये जगह जो है ये आपकी भारत माता है, ठीक है ना, माँ है, तो इसके लिए आप लड़िए। तो उसी तरीके से सिमिलरली जो है वहाँ भी किया गया था। बल्कि शुरुआत में तो वहाँ हुआ था फ्रांस में, फिर वहीं से पूरे इंडिया में इवॉल्व किया था। जितने भी रिवॉल्यूशन है, जितने भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई है, वो फ्रांस से ही स्टार्ट हुई और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गए थे। देखिए ली सिटियोन, ली सिटियोन का मतलब क्या होता है? ली सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन, ठीक है ना, सिटीजनशिप, ठीक है ना, सिटीजनशिप होता है आपका मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिटीजनशिप है। ली सिटीजन का मतलब होता है अ सिटीजन। कहने का मतलब है कि आप फ्रांस के सिटीजन हैं, तो ये आपका अधिकार है, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आप इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकें। यही रीज़न था जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये वर्ड को यूज़ किया गया था, क्योंकि लोग जो है वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वर्ड से समझाकर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा था। सारी चीज़ों को उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ऐसे जो है लोगों को एक तरफ किया गया। देखिए ये क्या है, वेन वॉज जुलवरिन सेटअप, ये जो फोर है, ठीक है ना, फोर का क्वेश्चन है वेन वॉज जुलवरिन, तो उससे पहले जुलवरिन सेटअप कब हुआ था, उससे पहले मैं आपको बता दूं जुलवरिन था क्या। तो देखिए एक जुलवरिन एक कस्टम यूनियन था, ठीक है ना, एक कह लीजिए इंस्टीट्यूशन था जिसने करेंसीज बहुत सारी छोटे छोटे जो एम्पायर में बटे हुए थे, हैसबैग एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, छोटे छोटे स्टेट जो थे उसमें करेंसीज अलग अलग थे, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन होते थे उन लोगों को दिक्कत होती थी, बहुत सारी करेंसीज। जुलवरिन ने उस करेंसीज को कम कर दिया था, ठीक है ना, और इसके अलावा इंप्रूव सिस्टम के थे, वेट के, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, मेजरमेंट के इस सबको इंप्रूवमेंट किया था, यही सेट जुलवरिन इंस्टीट्यूशन है जिसको कस्टम यूनियन बोला जाता था। इसके अलावा जो टैक्स होते थे बहुत देने पड़ते थे, जो है ना कस्टम बैरियर जो होते थे वो बहुत ज़्यादा लगते थे, ठीक है ना। 11 कस्टम बैरियर जो है वहाँ पे थे। हैसबैग से नूरेमबर्ग की तरफ अगर बढ़ेंगे आप तो 11 कस्टम बैरियर थे, और हर कस्टम बैरियर पे 5% टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा होता था। इसलिए यहाँ पे ये जुलवरिन का सेटअप हुआ, जो कि 1834 में हुआ। कब हुआ? 1834 में। 1834 में जुलवरिन का सेटअप हुआ और इसने क्या किया, ये कस्टम बैरियर को कम कर दिया, हटा दिया। यही है इसका फंक्शन जुलवरिन। यहाँ पे देखिए इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो है वेयर वॉज यंग यूरोप एंड यंग इटली फाउंड, ये क्वेश्चन है कि यंग यूरोप और यंग इटली जो है वो फाउंड कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों इंस्टीट्यूशन गुसेप मैज़नी के द्वारा बनाए गए थे, और ये यंग यूरोप जो है वो यंग यूरोप बर्ने में हुआ था, ठीक है ना। यंग यूरोप जो है वो बर्ने में हुआ था, और यंग इटली जो है वो मर्सेलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मर्सेलेस में यंग इटली जो है उसको किया गया था, ठीक है ना। ये मर्सेलेस जो है, मर्सेल जो है, मर्सेलेस यहाँ पे बोल भी देते हैं लोग, मर्सेलेस जो है, और मर्सेल ऐसे ये लिखा था, ठीक है ना। ये एक जगह है जो कि फ्रांस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है ये दो इंस्टीट्यूशन का जो है फाउंड हुआ था, जिसने किसने किया था भाई? तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन को गुसेप मैज़नी ने, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने किया था, ठीक है ना। इसके आगे अगर हम क्वेश्चन बढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हु इज़ ड्यूक मेटरनिच। देखिए इस पूरे जो सीरीज़ है, पहला दो आपका 2-3 पेज है, ठीक है ना, इसमें आप ड्यूक मेटरनिच का बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे, ठीक है ना। तो आखिरकार ये ड्यूक मेटरनिच है कौन? तो देखिए भाई ड्यूक मेटरनिच कोई और नहीं बल्कि जो लुईस 16 था, ठीक है ना। तो लुईस 16 की रानी कहाँ की थी? लुईस 16 की रानी थी ऑस्ट्रिया की। तो ये ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था। कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का ये चांसलर था। कौन भाई? तो ड्यूक मेटरनिच जो थे वो ऑस्ट्रिया चांसलर थे, ठीक है ना। जो लड़ाई हो रही थी, आगे जब चलेंगे हम लोग एमसीक्यू में तो देखेंगे किस तरीके से लड़ाई वड़ाई के बारे में भी है, तो मैं उसको आगे ही क्वेश्चन है तो उसके मैं उसको कवर करूँगा, आपको आसानी से उसमें पता चल पाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है सेवन क्वेश्चन में, देखिए हु सेड, एक सेंटेंस बोला गया था, जो कि एक सेंटेंस जो है वो आपको समझना पड़ेगा। आप अगर उसके एग्जैक्ट मीनिंग पे जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है व्हेन फ्रांस स्नीजेज होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसके अगर आप प्योर मीनिंग पे जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। तो ये कौन सा है भाई? ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको जो है इसकी एक मीनिंग जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, जो छुपी हुई मीनिंग है, उसको देख लें। तो चलिए उसको देखिए, इसका मतलब क्या है कि ड्यूक मेटरनिच ने क्या कहा था। ये कोई और नहीं बल्कि ड्यूक मेटरनिच ने ही कहा था, जो ऑस्ट्रियन चांसलर है, ठीक है ना, उन्हीं ने ये कहा था। क्या इनका मतलब था कहने का? कहने का मतलब है जो फ्रांस ने रिवॉल्यूशन कर लिया था, अपना एक नेशन स्टेट बना लिया था 1789 में, फिर वहीं से पूरे यूरोप में जो आग है वो शुरुआत हुई थी फ्रांस में और पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो इसी के लिए यहाँ पे बोला गया था कि फ्रांस ने ये एक काम कर दिया तब पूरे यूरोप में ये काम हो जाएगा। और डिक मेटरनी जो थे वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर में थे, तो वो लोग अंपायर के को काम करते थे, वो चाहते थे कि अंपायर ही रहे, ठीक है ना, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहे। बट ऐसा फ्रांस नहीं चाहता था। फ्रांस क्या चाहता था? नेशन स्टेट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि फ्रांस में ऐसा हो गया है तो आप पूरे यूरोप में फैल जाएगा, इसलिए हम लोगों को रोकना पड़ेगा। तो यही इनका रीज़न था, यहाँ पे रोकने के लिए बात हो रही थी, ठीक है ना। ड्यूक मेटरनिच किसने बोला था ये? हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये कोई और नहीं
बल्कि ड्यूक चचा ने कहा था। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वेना, देखिए 6, 7, 8 इंटर रिलेटेड है, इसको आप समझेंगे तो आराम से पकड़ पाएंगे तीनों को। देखिए ड्यूक मेटरनिच ने क्या, ऑस्ट्रियन चांसलर थे और उन्होंने ही वर्ड ये बोला था वेन फ्रांसिस नीडेड वाला। और ट्रीटी ऑफ वेना, देखिए वेना जो है एक ऑस्ट्रिया जो है, ठीक है ना, फ्रांस के बगल में ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वेना, ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वेना। यहीं पे जब लड़ाई हुई थी नेपोलियन बोनापार्टे और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है, डेनमार्क के बीच में, तो ये सब जगहों पे लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 1815 में क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो वॉर हार चुका था वाटरलू की लड़ाई को, इसके लिए ट्रीटी साइन हुई थी, समझौता साइन हुआ था। ये कहीं और नहीं बल्कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था, ठीक है ना। क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था 1815 में, समझौता हुआ था ये सब कंट्री के बीच में, और नेपोलियन बोनापार्टे को ख़त्म करके दिया गया था उस वक्त, ठीक है ना। फिर वहाँ से वो जो है ना अरिस्टोक्रेसी आ जाते हैं, उसको वापस से बर्बन फैमिली को वापस लाया जाता है, ओल्ड सिस्टम लाए जाते हैं, पुराने सिस्टम जो है उसको फिर से जो है सत्ता पे रखने की कोशिश की जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग आगे अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए इस चैप्टर का, ठीक है ना, तो आप मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा खासा दे सकता हूँ। चलिए देखिए, अब देखिए 9 क्वेश्चन पे हम देख देते हैं। पोइट हु लॉस्ट हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ ग्रीस, ठीक है ना। ग्रीस आप जानते हैं, ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है ना, जिसका वर्ड जो हम लोग कई बार सुनते हैं ग्रीक, ठीक है ना, ग्रीक सुनते हैं ना, ये ग्रीक लेटर है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब जो है ग्रीक लेटर है, तो ये ग्रीस से ही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पोइट है जो कि फ्रीडम ग्रीस के लिए, फ्रीडम के वक्त वो है ना डेथ हो गई थी उनकी, उनकी अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते, वो बल्कि कोई और नहीं, वो बल्कि कोई और नहीं, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड बायरन थे, ठीक है ना, लॉर्ड बायरन थे जो कि अपनी लाइफ को लॉस कर दिए थे किसके वक्त में? फ्रीडम के वक्त में, फ्रीडम लेने के वक्त में इनकी लाइफ जो है इनके फीवर की वजह से वो लॉस कर दी थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा चंदा जो होता है, मतलब पैसे जो होते हैं वो कलेक्ट किए थे ताकि ग्रीस को लड़ाई की जा सके। ग्रीस जो है किसी की कंट्री के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, वो कंट्री किसके खिलाफ लड़ाई कर रहा था, ठीक है ना, वो और बल्कि किसी और के नहीं, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, जो कि आज जो टर्की है ना, तो वहीं से उसको गवर्न किया जाता था, ठीक है ना, तो ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर से उसको ट्रीट किया जा रहा था, तो ऑटोमन एम्पायर से ही पूरा किया जा रहा था। तो लॉर्ड बायरन उन्हीं के लड़ाई के वक्त जब ग्रीस उसे फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, क्योंकि वो एक इस्लामिक जो है अम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, जिससे वो ग्रीस नहीं चाहता था कि हम अपने कल्चर को इस कहीं इस्लामिक कल्चर के चलते ख़त्म न कर दे, इसलिए उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और अपने आप को फ्रीडम पाली और उससे अलग कर लिया था ग्रीस से, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया था लड़ाई का, वो बल्कि कोई और नहीं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है ना, जो कि 1832 में लड़ा गया था, जिसकी वजह से ग्रीस जो है वो फ्रीडम पा लिया था, किससे? ऑटोमन एम्पायर से, बिल्कुल सही। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन पे हम लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, हम 10 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। देखिए हर उससे पहले आप कुछ समझने की कोशिश किया करिए कि जो वर्ड है एनसीईआरटी में, देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो वर्ड है उसको आखिरकार समझने की कोशिश किया करिए कि आखिरकार ये वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रेडल, पता है क्रेडल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये जो क्रेडल है, क्रेडल का मतलब क्या होता है? देखिए क्रेडल का मतलब होता है पालना, ठीक है ना, पालना ही बोलते हैं ना, जो इसमें बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें उसको झुलाया जो जाता है, क्रेडल, ठीक है ना, तो उसको क्रेडल, इंग्लिश में क्रेडल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आखिरकार यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो पालना था वो कौन था, तो वो बल्कि कोई और नहीं, ग्रीस ही था, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सोच के कि ये फ्रांस था, ठीक है ना, आंसर फ्रांस लिख के चले आते हैं, गलत हो जाएगा, नहीं, कौन था भाई? तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्रीस था, क्योंकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो जो स्टार्ट, कहने का मतलब है जो स्टार्ट हुआ था पूरे यूरोप में सिविलाइजेशन, वो ग्रीस से ही ये सब रिवॉल्यूशन जो सिविलाइजेशन है वो इवॉल्व हुआ था। इसको ठीक है ना समझने की कोशिश करेगा इसमें। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे 10 MCQ क्वेश्चन के लिए हैं और इसमें हमारा कंप्लीट हो गया।